शी-हल्क का एपिसोड 1 पूरी तरह से फोकस था शी-हल्क की ओरिजिन स्टोरी और उसकी ट्रेनिंग पर इस एपिसोड में एमसीयू के इतने रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स थे जो मैंने मून नाइट जैसी पूरी सीरीज में भी नोटिस नहीं किए थे। सबसे पहले स्टार्ट में जेनिफर वॉल्टर्स फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करती नजर आई, जैसा करते हुए हमने पहले डेडपूल को देखा है। जेनिफर वॉल्टर्स भी डेडपूल की तरह फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात कर सकती है। इसके बाद जेनिफर के कार के सामने अचानक एक स्पेसशिप आ जाती है, जिसकी वजह से जेनिफर और ब्रूस का एक्सीडेंट हो जाता है। ये अचानक दिखने वाली स्पेसशिप कोई और नहीं बल्कि सकारियन स्पेसशिप है, जिसके बारे में आगे स्मार्ट हल्क बात भी करता है कि सकारियन कोई मैसेज देना चाहते थे। अगर थॉर रैग्नारोक के इवेंट्स पे ध्यान दे तो सकार पर कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर ब्रूस बैनर ही हल्क है, क्योंकि हल्क 2 सालों से ब्रूस बना ही नहीं था। लेकिन सकार छोड़ते समय ब्रूस बैनर के रूप में था और पहले वो एस्गार्ड गया और फिर हेमडाल ने उसे अर्थ पे बाइफ्रॉस्ट से भेजा। तो इतना सब होने के बाद भी सकार वालों ने हल्क को खोज लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वो हल्क को क्या मैसेज देना चाहते थे। अगर इस स्पेसशिप और सोशल मीडिया पे चल रहे रूमर्स को साथ जोड़ करके देखें तो ये मैटर वर्ल्ड वॉर हल्क की तरफ ही जा रहा है और अब तो हल्क के दोनों हाथ भी ठीक हो चुके हैं। पर सकारियन रेफरेंस यहाँ खत्म नहीं होता। एक सीन में हमें एक हेलमेट नजर आता है जो कि हल्क का सकार के ग्लैडिएटर रहने वाला हेलमेट है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि हल्क ब्रूस बैनर के फॉर्म में सकार से एस्गार्ड गया और फिर अर्थ पर आया बिना हेलमेट के, तो ये हेलमेट यहाँ कैसे आया। तो इसका मतलब कुछ लोग पहले भी सकार से हल्क से मिलने आए होंगे और ये हेलमेट उन्होंने दिया होगा, या फिर जो भी इस स्पेसशिप में आया था वो हल्क से मिल चुका है और उसी ने ये हेलमेट दिया होगा। और एक रूमर तो ये भी आ रही है कि इस सीरीज में स्कार भी दिखने वाला है जो कि सकार से है और हल्क का बेटा है। साथ ही शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन भी मिल गया कि इसमें स्मार्ट हल्क की जगह डॉक्टर ब्रूस बैनर कैसे दिखे, जिसके एक्सप्लेनेशन में डॉक्टर ब्रूस बैनर ने साफ साफ बताया कि उन्होंने एक डिवाइस बनाई है जो उन्हें हल्क बनने से रोकती है। अब ये एमसीयू में हल्क की लाइफ का एक नया चैप्टर है, क्योंकि ब्रूस बैनर और हल्क के स्मार्ट हल्क बनने के बाद हमने ये सोच लिया था कि अब हल्क पर ब्रूस का पूरा कंट्रोल है। पर अगर हल्क पर ब्रूस का पूरा कंट्रोल होता तो उन्हें ये डिवाइस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हल्क अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इसके साथ ही एक रूमर ये भी आ रही है कि मार्क रफेलो ने मार्वल स्टूडियो से कहा है कि अगर स्टूडियो वर्ल्ड वॉर हल्क बनाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं। अब भले ही एमसीयू में वर्ल्ड वॉर हल्क अभी भी एक र्यूमर है, पर सकारियन रेफरेंस ब्रूस का अभी भी शक होना कि हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में र्यूमर्स का आना बहुत ही स्ट्रांगली इशारा कर रहा है कि एमसीयू में वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिल सकता है। शायद इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम में परमानेंटली डैमेज हुआ हल्क का हाथ शी-हल्क में ठीक कर दिया गया हो। इन सब के अलावा स्मार्ट हल्क के पास एक लैब देखने को मिली जो कि लोकेटेड है न्यू मैक्सिको के एक बीच पर, जहां एक बार भी है। अब इस गामा लैब का यूज किया ब्रूस बैनर ने ब्रूस बैनर और हल्क को एक करने के लिए, और बार का असली यूज किया टोनी स्टार्क ने पीने और स्टीव रॉजर्स की चुगली करने के लिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि टोनी ने ब्रूस के लिए गामा लैब यहाँ क्यों बनाई। ब्रूस अवेंजर्स हेडक्वार्टर्स में भी तो ये काम कर सकता था, तो ब्रूस यहाँ अपनी पूरी लाइफ का सबसे मुश्किल काम कर रहा था, हल्क पर खुद का कंट्रोल करना। अब इसमें अगर हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो अवेंजर्स हेडक्वार्टर के साथ साथ क्या क्या बर्बाद हो जाता उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इसलिए टोनी और ब्रूस ने ये लैब न्यू मैक्सिको के एक सुनसान बीच पर बनाई ताकि यहाँ हल्क के हाथों मरने वाला कोई ना हो। यहाँ टोनी स्टार्क अक्सर ब्रूस से मिलने और अपना अकेलापन दूर करने आता रहता था, इसलिए यहाँ आयरन मैन की कई निशानियां हैं, जैसे आयरन मैन का हेलमेट और बार के काउंटर पे ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क के नाम के इनिशियल्स का होना। एपिसोड के लास्ट में जमीला जमील की टाइटेनिया भी नजर आई। मुझे लग रहा था कि टाइटेनिया इस सीरीज में मेन विलन होगी और शायद हो भी, पर इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टाइटेनिया का ज्यादा रोल इस सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज में और भी कई कैरेक्टर्स अपीयर होने वाले हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद इस सीरीज की मेन विलन कोई और हो। एपिसोड के लास्ट में एक क्रेडिट सीन था जिसमें जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस के बार में बैठ के पीते हुए हल्क से कुछ फन टॉक्स करती है कैप्टन स्टीव रॉजर्स के बारे में कि वो वर्जिन मरना डिजर्व नहीं करता, जिस पर स्मार्ट हल्क कहता है कि स्टीव रॉजर कोई वर्जिन नहीं है, उसने एक लड़की के साथ 1943 में यूनाइटेड नेशन के मिशन पर अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। अब सवाल उठता है कि किस मिशन पर और किस लड़की के साथ, पर मुझे लगता है कि ये कैप्टन स्टीव रॉजर्स का पर्सनल मैटर है, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी शी-हल्क एटर्नी एट लॉ के फर्स्ट एपिसोड अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेज की हिडन डिटेल्स, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो अननोटिस रह गई। अगर आपने ऐसी कोई हिडन डिटेल नोटिस की है जो मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।